अच्छा बेटा, अब अगर हम इसके कॉस्ट एनालिसिस की बात करें, तो अगर आप देखें, मैं अगर आपको एल्गोरिदम दिखाऊं तो 3 ऑपरेशन कॉमनली परफॉर्म हो रहे हैं आपके मर्ज सॉर्ट के अंदर। अगर आप इस एल्गोरिदम को देखें, एक तो आपका मर्ज का एल्गोरिदम चल रहा है, इसकी कॉस्ट आपको सेपरेटली देखनी पड़ेगी कि मर्ज का जो एल्गोरिदम है वो कितनी कॉस्ट ले रहा है। और दूसरा, ये दो एल्गोरिदम जो हैं ये रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं। अगर सबसे पहले मैं इन दो एल्गोरिदम को देखूं जो रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, या मैं पूरे इस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप देखूं, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन एल्गोरिदम है, ये फाइनल मेरा मेन प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व हो रहा था। तो जो मेरे पास इसकी कॉस्ट है मुझे वो फाइंड करनी है, तो इसकी कॉस्ट मेरे पास बेटा क्या आ जाएगी, टी ऑफ एन आ जाएगी। और चूंकि ये एन की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर दोबारा अगेन एंड अगेन कॉल होता है, लेट्स से ये पहले एन की 8 वैल्यूज के ऊपर कॉल होगा, फिर ये 2 दफा कॉल हो रहा है। 2 दफा जो कॉल हो रहा है वो अगर आप देखें तो जब आप इसको एक दफा कॉल करते हैं तो इसकी एक कॉल आगे 2 कॉल भेज रही है। अच्छा, प्रीवियसली आपने जितने भी रिकर्सिव एल्गोरिदम देखे हैं उसमें जब आप एक कॉल भेजते थे तो एक कॉल के अगेंस्ट एक ही कॉल जनरेट होती थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब आपका एक दफा कॉल, आप एक दफा टी ऑफ एन कॉल करते हैं तो आगे 2 कॉल्स हो रही हैं, यानी आपने 8 एलिमेंट भेजे तो 4 4 की 2 कॉल्स हो रही हैं आगे। फिर ये 4 4 की 2 कॉल्स आके फिर अपने आप को 2 2 दफा कॉल करेंगी, तो ये आपके पास 2 2 की कॉल्स हो जाएंगी। और यानी हर एल्गोरिदम आगे जाके अपने आप को 2 दफा कॉल कर रहा है, तो आपने इस चीज को यहाँ पे लाजमी कंसीडर करना है। अब अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं वन बाय वन, और मैं इनकी जैसे हम प्रीवियसली अपने एल्गोरिदम की कॉस्ट फाइंड करते हुए आए हैं, रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की कॉस्ट, हम इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑन ऑन ईच टाइम जब भी कोई एल्गोरिदम अपने आप को कॉल करेगा, तो ये जो स्टेटमेंट है जिसमें हमारी बेस कंडीशन सिर्फ चेक होती है, ये एवरी टी ऑफ एन के लिए एक दफा एग्जीक्यूट करेगी। यानी जब 8 पे एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा तो ये एक दफा चलेगी, 4 पे एग्जीक्यूट करेगा तो एक दफा, 2 पे एग्जीक्यूट करेगी तो एक दफा। जो जब भी कोई रिकर्सिव एल्गोरिदम कॉल होगा तो ये एक यूनिट टाइम के तौर पे एग्जीक्यूट करेगी, इसके एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो जहाँ पे हम लिस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी सिंपल एक एक्सप्रेशन है ऑन एवरी एल्गोरिदम कॉल। ये स्टेटमेंट भी हर एल्गोरिदम के लिए सिर्फ एक दफा चलेगी, यानी एक दफा 8 के ऊपर चलेगी तो उसका क्यू कैलकुलेट होगा, फिर 4 के ऊपर चलेगी तो उसका क्यू कैलकुलेट होगा, फिर 2 जब अपने आप को कॉल करेगा तो उसके लिए भी एक दफा चलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी हर दफा जब चलेगी तो ये एक यूनिट टाइम लेगी फॉर ईच एल्गोरिदम कॉल, लेकिन डेफिनेटली हर एल्गोरिदम इसको अपने लिए अलग से कॉल करेगा। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं बेटा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रही है। और ये कैसे कॉल कर रही है, लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने टी ऑफ 8 भेजा है, तो ये कॉल जो होगी ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को के ऊपर कॉल होगी, ये होगी टी ऑफ 4 के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट की तादाद 16 कर दूं तो ये फिर टी ऑफ 8 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो पहली रिकर्सिव कॉल है एक्चुअली में ये n डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर हो रही है। अगर हम ऊपर वाली कॉल को, मेन कॉल को टी ऑफ n कह रहे हैं, तो चूंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस n का हाफ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम, ये है तो रिकर्सिव कॉल, ये इटसेल्फ एक एल्गोरिथम कॉल होता है दोबारा से, लेकिन इस एल्गोरिदम में जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो हाफ हो जाती हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हाफ हो जाती हैं। सिमिलरली ये लेफ्ट हाफ होता है और ये राइट हाफ होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या मैक्सिमम एक एलिमेंट का फर्क हो जाता है जो कि कांस्टेंट फर्क है, या हम उसको वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अलग से टी ऑफ एन बाई टू एक फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहा है, और ये वाला टी ऑफ एन बाई टू जो है वो अलग से अपने आप को कॉल कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम मर्ज को देखें, तो मर्ज को मैं ऑन नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे उसका एल्गोरिदम था, हम इसको वही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप फॉर नाउ देखें आप, तो बेसिकली जो डिवाइड का ये वाला सेक्शन है जिसमें हम एक क्यू वैल्यू कंप्यूट करते हैं, इसकी कॉस्ट आपके पास कांस्टेंट आ रही है, और ये दोनों कॉस्ट टी ऑफ एन बाई टू और टी ऑफ एन बाई टू आ रही है। दैट्स मीन कि हम इनको क्या कह सकते हैं, जमा करके 2 टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरे पास यहाँ पे जो टी ऑफ एन आ रहा है
वो क्या आ रहा है बेटा, एक तो मेरे पास ये इन दोनों की कॉस्ट, दो स्टेटमेंट की कॉस्ट कांस्टेंट आ रही है, तो मैं इन दोनों को 1 के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। प्लस अगर मैं इन दोनों रिकर्सिव कॉल को देखूं तो दोनों टी ऑफ एन बाय 2 की हैं, तो इनको जब ऐड करूंगा तो 2 टी ऑफ एन बाय 2 बन जाएगा। प्लस अब मुझे ये देखना है कि ये जो मेरे पास मर्ज वाला एल्गोरिदम है इसकी कॉस्ट क्या है, तो अब मुझे लास्ट में जाके उसकी कॉस्ट यहाँ पे ऐड करनी है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं उसी अपनी स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमने मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम देखा, और हम देखते हैं कि उसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी। अच्छा बेटा, अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या होता है जब हम मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखते हैं, मर्जिंग का एल्गोरिदम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। हम दो सेपरेट लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, एक n1 होती है और एक हमारे पास n2 होती है। तो देखें ये हमारे पास n1 लिस्ट के एलिमेंट लेफ्ट एरे में आ जाते हैं और n2 के एलिमेंट जो है वो राइट एरे में आ जाते हैं। यानी देखें मैंने किया क्या, मेरे पास यहाँ पे जितने भी n1 के एलिमेंट थे, मुझे हर एलिमेंट को 1 बाय 1 यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। सिमिलरली मेरे पास जो n2 होगी उसके एलिमेंट मुझे उठा के यहाँ पे कॉपी करने पड़ेंगे, तो कॉपी करने के ऊपर वो कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। लेट्स से एक एलिमेंट कॉपी करने के ऊपर एक यूनिट टाइम कॉस्ट मेरे पास आती है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो मैं कॉपी का स्टेप करता हूँ ये तो कोई टाइम नहीं होता, जिसमें ये तो एक एक आपने वैल्यू कंप्यूट करनी है ना, क्यू की ऑलरेडी आपके पास गिवन होती है जहाँ पे आपने डिवाइड करना होता है। असल टाइम आपको कहाँ पे लगेगा, जब आप एलिमेंट्स को उन क्रिएटेड एरे के ऊपर जाके कॉपी करेंगे। अब अगर आप देखें तो टोटल कितने नंबर ऑफ मैंने एलिमेंट्स कॉपी किए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने इन करंट केस में जो कॉपी किए हैं वो 8 हैं, क्योंकि टोटल मेरे पास 8 एलिमेंट्स थे। अगर ये मेरे पास एलिमेंट यहाँ पे 16 होते तो मुझे 16 एलिमेंट कॉपी करने पड़ते, अगर एलिमेंट 32 होते तो मुझे 32 एलिमेंट कॉपी करने पड़ते। अच्छा, ये जो n1 और n2 कंप्यूट किया है, ये 16 एलिमेंट के ऊपर भी उतना होगा, 32 के ऊपर भी उतना होगा, 1000 के ऊपर भी उतना होगा। लेकिन जो एलिमेंट्स मैं कॉपी कर रहा हूँ वो 16 एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे 16 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे एलिमेंट कॉपी करने के। 32 एलिमेंट होंगे तो 32 ऑपरेशन, 100 एलिमेंट्स होंगे तो 100 ऑपरेशन, 1000 एलिमेंट होंगे तो 1000 ऑपरेशन। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट कॉपी करने वाला मेरे पास स्टेप है, इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो n आ रही है, और ये जो पहला स्टेप है इसकी कॉस्ट मेरे पास यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3 के ऊपर सिर्फ एक एक वैल्यू कॉपी हो रही है एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, कोई लूप नहीं चल रहा, तो इसकी कॉस्ट भी आपके पास 1 ही आएगी। यानी आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाके एक वैल्यू रख दी और यहाँ पे भी आपने वही कर दिया। और नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ आप आई और जे को एक एक से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये टाइम भी आपका कांस्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज करने से ना तो इस स्टेटमेंट को कोई इफेक्ट पड़ेगा ना इस स्टेटमेंट को कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये उतनी टाइम एग्जीक्यूट करेगी। अब अगर आप नेक्स्ट देखें, जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट नंबर 5 जो कि एक लूप है, तो लूप हमारी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, पी से लेके आर तक चल रही है। पी हमारा हमेशा 1 रहेगा, लेकिन आर हमारा क्या होगा बेटा, अगर आप आर देखें तो करंटली आपका आर जो है वो 8 है। आपका आर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एन के इक्वल होता है वो। अगर ये यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं तो ये लूप 1 से लेके 8 तक चलेगी। अगर यहाँ पे थाउजेंड्स एलिमेंट कर दिए जाएं तो ये लूप 1 से लेके थाउजेंड्स तक चलेगी, यानी थाउजेंड तक ये ट्रू चलेगी और एक दफा ये फॉल्स चलेगी, जो कि हम प्रीवियसली देखते हुए आ रहे हैं लूप के केस में। तो ये लूप चलेगी बेटा टोटल कितने टाइम, हमारे पास n+1 टाइम। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये लूप के अंदर है तो ये n टाइम चलेगी। ये इफ का ब्लॉक है, ये कितने टाइम चलेगा, ये भी n टाइम चलेगा इन केस इफ ट्रू होता है तो। और ये एल्स स्टेटमेंट, ये भी n टाइम चलेगी, लेकिन ये दोनों कभी पैरेलल नहीं चलेंगे, या तो ये चलेगी या फिर ये चलेगी। अगर आप इन तमाम की कॉस्ट को एडअप करें, इन सब की कॉस्ट को एडअप करें, तो जो आपके पास कॉस्ट बनती है वो 1 + n + 1 + 1 + n-1, और फिर दोनों n है, दोनों कॉस्ट एक जैसी है, तो हम या तो ये लिख लेते हैं या ये लिख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम दोनों में से कोई भी नहीं है, तो मैं लेट से जस्ट n लिख रहा हूँ। अगर आप देखें कि अगर आप इनको एसिम्प्टोटिक म्यूटेशन की फॉर्म में फाइंड करना चाहेंगे तो ये क्या बन रहा है आपके पास, देखिए t ऑफ n इज इक्वल टू, आप इनको एडअप कर दें 1 2 3 4 प्लस कितने n है बेटा, 3n है आपके पास, तो आपके पास ये 3n+4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो आप इसको एसिम्प्टोटिकली क्या लिख सकते हैं, t ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n, क्योंकि 3n+4 एक लीनियर फंक्शन है।
3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, कोई इम्पैक्ट नहीं है इनका। तो जो आपकी कॉस्ट है मर्ज सॉर्ट की, जो मर्ज की कॉस्ट है सिंपली मर्ज की, वो है थीटा ऑफ एन, ये सिर्फ मर्ज की है। लेकिन जो आपकी डिवाइड की कॉस्ट है, जिसमें आपने कॉन्कर किया और डिवाइड किया, उसकी कॉस्ट आपके पास आ रही है 2t ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2, जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब अगर आप फाइनल कॉस्ट को देखेंगे, अब अगर आप फाइनल कॉस्ट को देखें, यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम को जो डिवाइड करना है, जो कि हमारे पास एक कंडीशन आ रही है, या हमने क्यू फाइंड करना है बेसिकली, उसकी कॉस्ट यहाँ पे बेटा क्या आ रही है, थीटा ऑफ वन कांस्टेंट कॉस्ट है। जो कॉन्कर करते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास दो रिकर्सिव सब प्रॉब्लम्स अपने आप को कॉल कर रहे होते हैं, और हर रिकर्सिव प्रॉब्लम जो है वन एन बाई टू से अपने आप को कॉल करता है अगेन, तो उनकी जो फाइनल कॉस्ट हमारे पास 2t ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। मर्ज की कॉस्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रही है बेटा, थीटा ऑफ एन आ रही है। अब अगर आप फाइनल कॉस्ट देखेंगे, तो आपके पास जो आपकी रेफरेंस इक्वेशन बनेगी, आप इस कांस्टेंट को इग्नोर कर दें तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाता है, जो कि इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है, दिस वन 2t ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये कॉस्ट जो थीटा ऑफ एन आपके पास नोन है। तो अब आपके पास ये एक रिकर्सिव इक्वेशन आ चुकी है, जिसको आपने खुद सॉल्व करना है। आप बेसिकली यहाँ पे थीटा को इग्नोर कर दें, आप सिर्फ यहाँ पे एन सपोज कर लें। अब ये एक रिकर्सिव इक्वेशन है, और रिकर्सिव इक्वेशन को आप मल्टीपल मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आप मास्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, बेस कंडीशन क्या है, देखें, आपकी रिकर्सिव कॉल कब स्टॉप होती है, जब आपका एन 1 हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर मैं आपको समझाऊं कि देखें, पहले मेरे पास, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि 8 से मेरे पास ये एन डिवाइड होगा पहले 4 के साथ, फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, सॉरी पहले ये डिवाइड होगा एन बाई 2 के साथ, तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे। फिर जब ये फर्दर डिवाइड होगा तो ये एन बाई 4 बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये एन बाई 8 हो जाएगा। चूंकि आपका नोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि एन डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, या आप यूँ कह लें कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे कॉल करते हुए आ रहे हैं, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, आप एन बाई 2 को फाइंड करेंगे, आंसर एन बाई 4 आएगा। फिर एन बाई 4 को फाइंड करेंगे, आंसर एन बाई 8 आएगा। फिर एन बाई 8 को फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर एन बाई 16 आएगा। अब इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो एक टाइम आपका ऐसे आएगा कि आपका ये टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, यानी आपका टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन देखें तो आपका क्या होता है बेटा, टी ऑफ 1 होता है आपका। और जब आपके पास एक ही एलिमेंट होता है इसमें, तो तब आप इसको रिकर्सिवली कॉल नहीं करते, तब आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे एल्गोरिथम की कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो आपका ये जो केस बनेगा, ये कुछ n ओवर k इज इक्वल टू 1 केसेस का बनेगा बेटा, जिसको आपने सॉल्व करना होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली सॉल्व करना सिखाया हुआ है। तो आप इसकी फर्दर कॉस्ट जो है खुद फाइंड कर लेंगे। बट ऑन जनरली अगर मैं इसकी कॉस्ट देखूँ ना, मैं क्विकली इसकी कॉस्ट फाइंड करना चाहूँ, तो हो क्या रहा है, मैं थ्रू रिकर्सिव ट्री इसकी कॉस्ट फाइंड करूँ। देखें, जब मैं 8 एलिमेंट भेजता हूँ, तो टोटल जो स्टेजेस बनती है मेरे पास, वो ये बनती हैं ऐसे, 4 एलिमेंट होंगे, 4 से फिर आगे 2 एलिमेंट होंगे, और 2 से आगे फिर एक एलिमेंट होगा मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, जब मैं इस एलिमेंट को डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने नंबर, यहाँ पे भी 8 एलिमेंट थे, यहाँ पे लिस्ट तो 2 है लेकिन लिस्ट में एलिमेंट 8 ही है। यहाँ पे लिस्ट 4 है लेकिन 4 लिस्ट में टोटल एलिमेंट 8 ही है। यहाँ पे लिस्ट 8 है लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी मेरे पास 8 ही है, हर लिस्ट में एक एलिमेंट है। अब जब ये डिवाइड हो जाएंगी, तो मुझे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, मुझे इनको मर्ज करना है इस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट थे बेटा, 8। मैंने इन 8 एलिमेंट को मर्ज करना है वापस। अब मैं ये वापस मर्जिंग देख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जितने एलिमेंट्स थे उनको मुझे मर्ज करना है इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर, और फिर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मुझे यहाँ मर्ज करना है। अगर मैं हर स्टेज के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं, तो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स थे जिनको मैंने मर्ज किया, यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स थे, और यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि मैंने हर स्टेज में मर्ज किए हैं, वो मेरे पास 8 है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो हमेशा मर्ज हुए हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मेरे पास n। अगर आप स्टेजेस को देखें कि स्टेजेस कितनी है,
तो 8 एलिमेंट होंगे आपके पास, तो बेटा स्टेजेस कितनी होंगी आपके पास? 3 स्टेजेस होंगी। अगर मैं इस एलिमेंट्स की तादाद बढ़ा दूं, 16 कर दूं, तो मेरे पास कितनी स्टेजेस वो बन जाएंगी? सिर्फ एक स्टेज में इजाफा होगा, यानी पहली स्टेज के ऊपर वापस ये 8-8 हो जाएंगे। तो मेरे पास अगर मैं एलिमेंट्स की तादाद 16 कर दूं, तो मेरे पास स्टेजेस जो बनेगी वो 4 बनेगी। और अगेन हर स्टेज के ऊपर मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मर्ज करने पड़ेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 कर दूं, तो मुझे हर स्टेज के ऊपर 32 एलिमेंट मर्ज करने पड़ेंगे, लेकिन जो स्टेजेस में इंक्रीमेंट होगा मेरा वो एक का होगा, 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बेसिकली मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो लॉग की फॉर्म में आ रही है, यानी लॉग ऑफ 8 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, लॉग ऑफ 16 करेंगे तो आंसर 4 आएगा, लॉग ऑफ 32 करेंगे तो आंसर 5 आएगा। यानी मेरे पास जो स्टेजेस हैं वो है लॉग ऑफ एन। जितने एलिमेंट्स होंगे उनका आप लॉग ले लेंगे तो आपकी स्टेजेस निकल आएंगी। और हर स्टेज के ऊपर कितने एलिमेंट्स को हम मर्ज कर रहे हैं? हर स्टेज के ऊपर हम n एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं। तो इसकी बेटा जो फाइनल कॉस्ट बनेगी आपके पास वो बनेगी थीटा या बिग ओ या ओमेगा, कुछ भी कह लें आप, लेकिन क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉस्ट पता होगी इसकी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं थीटा ऑफ n लॉग n। इसकी फाइनल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। दैट्स इनफ फॉर टुडे। बेटा ये आगे आपको बताया होगा कि मल्टीपल मेथड है, आप इसको सॉल्व करें। जैसे कि ये मास्टर थ्योरम का मेथड के थ्रू बताया गया कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा ऑफ n लॉग आना आएगा, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। बेटा ये ऑन नेक्स्ट 2 स्लाइड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, आपने इसको लाजमी स्टडी करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं कि आप कहाँ पे कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है उनका। बेसिकली आपने इनको लाजमी सेल्फ स्टडी करना है। और अब आपने 2 एग्जांपल्स इसकी खुद देखनी है बेटा। एक क्विक शॉट है, उसकी स्लाइड्स भी गिवन है, मैं आपको बुक से भी रिव्यू करवा देता हूँ। ये